एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ बायोलॉजी का 50+ क्वेश्चंस। ठीक है, पहले के वीडियो में जहाँ तक आपने देखा था, जितने चैप्टर्स तक मैंने आप लोगों को कराए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आज मैं उनके आगे के चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो लेकर के आ गई हूँ। तो ये क्लास आप लोगों के लिए वेरी वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो मेरे चैनल पर आज नए आए हैं, न्यू आ रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप सबसे पहले उसको देख पाए। एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो एक लाइक भी ज़रूर करते हुए जाइए। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एकदम आंसर्स देखिएगा और क्लास में ही सोचिएगा कि मैं इसको याद करता हुआ चलूं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, एक पुष्प है, एक फूल है, उसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाह्य दलपुंज। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? बाह्य दलपुंज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? ऑप्शन है फल, बीज, बीजांड और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फल। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? आंसर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है निषेचन, परागण, अंकुरन, संलयन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परागण। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाना क्या कहलाता है? परागण। ये परागकण था, यहाँ पे गण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? उड़हुल कैसा पुष्प है? ऑप्शंस देखिए, द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्विलिंगी। उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन पुंकेसर का भाग है? कौन सा पुंकेसर का भाग है? ऑप्शंस है वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परागकोश। परागकोश किसका भाग है? पुंकेसर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? पौधों के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। पौधों के अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? ऑप्शंस देखिए, बाह्यदल, अंडाशय, अंडप और परागकण। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रिम्ब्री नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए। फ्रिम्ब्री नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन से अंडाशय में, वर्तिका में, वर्तिकाग्र में या परागकोश में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है किस चीज में? बीज में, पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में या फल में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? अब देखिए, मानव मादा तंत्र के जनन का भाग नहीं है, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पे अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
शुक्रवाहिका, ये जो है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, प्लेसेटा, प्लेसेंटा, डिम वाहिनी, ग्रीवा और अंडाशय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से भ्रूण को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? मादा जनन तंत्र का कौन भाग है? ऑप्शन देखिए, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय और शुक्राशय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ये क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? बीज में जो है ना वो भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, निषेचन, परागण, अंकुरन और संलयन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? अंकुरन। करेक्ट आंसर क्या होगा? अंकुरन। बीज में जो भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? कौन से भाग में निषेचन होता है? तो ऑप्शंस है, प्लेसेंटा, डिम वाहिनी, ग्रीवा और अंडाशय। करेक्ट आंसर क्या होगा? डिम वाहिनी। यहीं पे क्या होता है? निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है फेलोपियन नली में, गर्भाशय में, फेलोपियन नली से गर्भाशय तक कहीं भी, या फिर योनि में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेलोपियन नली में। मानव में, ये मानव की बात की गई है, मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है? फेलोपियन नली में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग कौन सा है? ऑप्शन देखिए, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ये जनन संचारित रोग है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है और गोनोरिया भी है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, निषेचन, परागण, अंकुरन और संलयन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप जो है ना आंसर करना बिल्कुल भी ना भूले, आप साथ ही साथ आंसर भी करते हुए जाइए। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? ऑप्शंस देखिए, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन और थायरॉक्सिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? कौन सा एक लिंगी पौधा है? ऑप्शन देखिए, आम, पपीता, सरसों, गुड़हल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, पपीता। पपीता क्या है? एक लिंगी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है? लैंगिक संचरण रोग कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, कैंसर, टाइफॉइड, गोनोरिया, कोरोना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोनोरिया। क्या हो जाएगा? गोनोरिया। तो बच्चों एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी HMPV जो वायरस है, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, ये अभी भारत में भी फैल रहा है। तो आप लोग अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से रहिए, ठीक है? मास्क का यूज़ कीजिए, अभी से आप मास्क का यूज़ कीजिए। बिकॉज ऐसा नहीं कि जब खतरा आए तब हम मास्क लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी बाहर जाइए, सैनिटाइज का यूज़ कीजिए, अभी से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि बाद में क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है तब लोग यूज़ करना शुरू करते हैं कि अब मास्क यूज़ करते हैं, अब सैनिटाइज नहीं। अपने आप को अभी से प्रोटेक्ट करके रखिए, बिकॉज अब ये भारत भी आ चुका है। नॉट ओनली कि अभी ये दूसरे देश मतलब चीन में ही है, ये भारत पहुंच चुका है। अपने बेंगलोर में, गुजरात में, इन सब के केस आपने सुने होंगे, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे या पता चलता होगा आपको कहीं से। तो ये जो मामला है अभी ये बढ़ रहा है और बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, छोटे बच्चों में ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को हो रहा है हमको नहीं हो सकता, तो हमें भी अपने आप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। इसीलिए बहुत अच्छे से रहिए, सावधानी से रहिए, ठीक है। अपने आप को एकदम स्वस्थ रखिए, क्योंकि आप लोगों को भी स्वस्थ रहना है, एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है। उसके बाद एग्ज़ाम चाहे कैसे भी हो, अगर बढ़ जाए या कुछ भी, तो अगर आपका एग्ज़ाम घर से हो या कुछ भी हो या फिर बाद में हो, लेकिन आप लोगों को अपना स्टडी पे फोकस करना है। क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को अपना स्टडी पे फोकस करना है और पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स जो रोग है वो किस चीज़ के कारण होता है? ऑप्शन देखिए, जीवाणु, विषाणु, फंगस और प्रोटोजोआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। विषाणु के कारण क्या होता है? एड्स रोग होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। गोनोरिया तथा सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? गोनोरिया तथा सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, जीवाणु, विषाणु, फंगस, प्रोटोजोआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु। गोनोरिया और सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। और ये किस चीज़ का रोग है? जनन, जो अभी हमने पढ़ा इसके पहले, ठीक है। तो क्वेश्चंस और आंसर बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का क्या कारण है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, LH, FSH, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, संभोग जनित रोग है, संभोग जनित रोग कौन सा है? चेचक, पीलिया, प्लेग और एड्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एड्स। संभोग जनित रोग क्या है? एड्स है। अब देखिए डायग्राम के क्वेश्चन आ गए। आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ये जो चित्र दिया हुआ है ये कौन से जनन को दर्शाता है? ऑप्शन है बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन, पुनरुत्भवन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुखंडन। ये जो दिखा रहा है चित्र में, डायग्राम में, ये किस चीज के जनन को दिखा रहा है? बहुखंडन विधि को दिखा रहा है। नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? अब ये जो जनन है वो कौन सा, किस प्रकार के जनन को दर्शा रहा है? ये ऑप्शन है मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन, पुनरुत्भवन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी, पुनरुत्भवन को दर्शा रहा है। नेक्स्ट अगेन एक क्वेश्चन आपके लिए, चित्र का डायग्राम के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ये जो चित्र है यहाँ पे देखिए, आपको एक हिंट्स भी दे दिया, मुकुल, ठीक है। तो किस जनन को दर्शा रहा है? ऑप्शन है बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन और पुनरुत्भवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुलन। ये कौन से जनन को दर्शा रहा है? मुकुलन जनन को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? यहाँ पे देखिए कलिका, ठीक है, कलिका के है, तो आपको हिंट्स यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, द्विखंडन या पुनरुत्भवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन, ठीक है। ये कौन से जनन को दर्शा रहा है? कायिक प्रवर्धन जनन को दर्शा रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, अनुवांशिकता। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। बहुत ही मोटिवेशन के साथ पढ़िए, एकदम जम के पढ़िए और सारे क्वेश्चन को क्लास में ही याद करते हुए चलिए। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? ऑप्शंस देखिए, मेंडल, डार्विन, लेमार्क और खुराना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेंडल ने। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस
पौधे को चुना। देखिए वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है आपसे, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन देखिए, गेहूं, चना, मटर, धान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मटर। मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाएगा? ऑप्शन देखिए, प्रभावी लक्षण, लंबाई, अप्रभावी लक्षण, और डी नंबर है ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, ए और बी दोनों, प्रभावी लक्षण और लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? फिर से वही क्वेश्चन है, प्रभावी लक्षण, बौनापन, अप्रभावी लक्षण और डी, बी और सी दोनों। छोटा टी, वो बड़ा वाला टी था, अब छोटा टी है। तो मेंडल के प्रयोग में जो स्मॉल टी है वो क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है बी और सी दोनों, बौनापन और अप्रभावी लक्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस देखिए, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, लेमार्क और ग्रेगर जॉन मेंडल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेंडल। मेंडल जो है उन्होंने ही क्या किया था? वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑप्शंस फिर भी देख लेते हैं, मेंडल, लेमार्क, डार्विन और चरक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 7, जीन की रासायनिक संरचना क्या है? जीन की रासायनिक संरचना क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। जीन की रासायनिक संरचना क्या है? डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? अथवा मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं या मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है? अब जोड़े में ही होता है गुणसूत्र। ऑप्शंस देख लेते हैं, 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 44 मतलब 44 जोड़ा या 46 जोड़ा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 23 जोड़ा। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम है? लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, जीन, गुणसूत्र, एलील और न्यूक्लियोटाइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन। लक्षणों को नियंत्रित करने वाले इकाई का क्या नाम है? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है XX, XY, XXX, XXY। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों में X एंड Y दोनों होता है। तो एक पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? X और Y दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? स्त्री में क्या मिलता है? तो ऑप्शंस देखिए, XXX, XX, XY, XXX, XXY। तो स्त्री में मिलता है XX। उनके दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं? स्त्रियों में दोनों सेम होता है, X और X, और पुरुषों में क्या होता है? X और Y। तो लड़कियों को दोष दिया जाता था ना, अभी जैसे हम लोग साइंस बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि जैसे अगर एक इंसान का लड़की हो या लड़का, ये डिपेंड किस पे करता है? लड़कों पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनके गुणसूत्र X और Y होते हैं। लड़कियों में X और X ही पाया जाता है। तो पहले के ज़माने में, अभी के ज़माने में लड़कियां और लड़कों में कोई भेद नहीं किया जाता है। बहुत सारे घरों में होते होंगे या गाँव में भी होते होंगे, लेकिन अभी ऐसा है कि नहीं होता है। 90%, 95% तो लड़कियां और लड़कों में कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि आजकल लड़कियां भी वो सारी चीज़ें कर रही है जो लड़के करते हैं। लड़कियां भी जॉब कर रही है, लड़कियां भी इंडिपेंडेंट है, लड़कियां भी एरोप्लेन उड़ा रही है, लड़कियां भी डॉक्टर है। तो दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि बोला जाता था कि तुमने ही बेटी को जन्म दिया, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों का इसमें कोई भी कसूर नहीं होता है।
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण और इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ऑप्शन देखिए 5 मई, 6 अप्रैल, 5 जून और 11 जुलाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट देखिए तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के क्या है? ऑप्शन देखिए जैविक कारक है, भौतिक कारक है, नृत्य कारक है, कारक नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक कारक है। निम्न में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? निम्न में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? ऑप्शन देखिए तालाब, खेत, झील और वन। तो क्या हो जाएगा? खेत। खेत क्योंकि खेत कौन बनाएगा? मनुष्य ही खेत जोतते हैं, खेत को तैयार करते हैं ना, तो एक कृत्रिम परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है? कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है? नदी, फसली क्षेत्र, वन और महासागर। करेक्ट आंसर क्या होगा? फसली क्षेत्र, जहां पे लोग फसलें उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है? प्राकृतिक परितंत्र कौन है? नदी, खेत, बगीचा, इनमें से कोई नहीं। नदी। नदी क्या है? प्राकृतिक परितंत्र है, उसको भगवान ने ही बनाया, हम सब ने किसी ने नदी नहीं बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैव निम्नीकरणीय। ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है? ऑप्शन देखिए O2, NH3, CO2, N2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन करने वाला कौन सा रसायन है? ऑप्शन देखिए ATP, ADP, CBC और DDT। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता क्या है? प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, या इनमें कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पोषी स्तर का। बाघ उपभोक्ता क्या है? तृतीय पोषी स्तर का वो उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय है? कौन सा पदार्थ ऐसा है जो जैव अनिम्नीकरणीय है? ऑप्शन देखिए कागज, चमड़ा, सूती कपड़ा और अपमार्जक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपमार्जक। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शाकाहारी। ये सबसे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। हिरन कौन सा उपभोक्ता होगा? उत्पादक होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, द्वितीय उपभोक्ता होगा, तृतीय उपभोक्ता होगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता होगा क्योंकि हिरन क्या करता है? किसे खाता है वो? घास को खाता है। किसको खाता है? घास को खाता है, मतलब नॉनवेज नहीं खाता है वो। घास, फल, पत्तियां, ये सब वो खाता है ना। निम्न में कौन उत्पादक है? कौन सा उत्पादक है? देख लो सर्प, मेढक, ग्रास हॉपर या घास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? घास। ये क्या है? उत्पादक है। 30 नंबर अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का कौन उदाहरण है? ऑप्शन देखिए कवक, गाय, बाघ, घास। करेक्ट आंसर इज कवक। अपघटक का उदाहरण कौन है? कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सर्वाहारी है? कौन सर्वाहारी है? देखिए ऑप्शंस कुत्ता, शेर, लोमड़ी, हिरन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुत्ता। सर्वाहारी का मतलब ये सब खाता है, नॉनवेज भी खाएगा, वेज भी खाएगा। अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाओ वो रोटी भी खाता है, चावल भी खाता है, और अगर उसको आप नॉनवेज खाना दो, जैसे चिकन दो, मटन दो, फिश दो, सब खाएगा वो। तो ये सर्वाहारी जंतु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो करेक्ट आंसर होगा उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? जो हरे पौधे की पत्तियां होती हैं वो जो सूर्य का प्रकाश की जो ऊर्जा है उसका कितना प्रतिशत जो है वो खर्च करती है, ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में। ऑप्शन देखिए 1%, 10%, 100%, 0.1%। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नांकित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होता है? कौन सा पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होगा? ऑप्शंस देखिए, थर्मोकॉल के डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का, या कागज के डिस्पोजल कप का। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा कागज के डिस्पोजल कप का, ठीक है। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक, हर तरफ आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आता है, जबकि ये प्लास्टिक जो है कभी भी सड़ता गलता नहीं है। इसको अगर आप जला दो तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसीलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कैरी बैग, जो कि मतलब क्या बोलूँ मैं, वो प्लास्टिक का बना हुआ नहीं होता है, जूट की थैली, ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए, बट लोग कर नहीं रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह में अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? किस समूह में अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शंस देखिए, घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी, घास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है, घास है, लकड़ी है और प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, बकरी। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है यहाँ पे? घास, बकरी और मानव। कैसे? घास को कौन खाएगी? बकरी खाएगी। और बकरी को कौन खाता है? मानव खाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? कौन सा जो है पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ऑप्शंस देखिए, कपड़े के थैले का प्रयोग, बेमतलब पंखे ना चलाना, स्कूटर पर विद्यालय ना जाकर पैदल जाना, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। कौन पर्यावरण मित्र लग रहा है? तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, मतलब सभी सही है। सारे के सारे पर्यावरण मित्र है कि कपड़े के थैले का प्रयोग करना। लोग पहले कपड़े के थैले लेकर मार्केट जाते थे, अब लोगों को एक कपड़े के थैले भी पकड़ने में असुविधा होता है। लोग सोचते हैं कि चलो प्लास्टिक में ही मिलता है, लेके आ जाते हैं। बेमतलब पंखे ना चला, अगर आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, जैसे आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, आपके रूम पे सुबह सुबह आप अगर खिड़कियाँ खोल दो, धूप आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लाइट चला रहे हो, पंखे चला रहे हो, तो ये बेमतलब है ना। स्कूटर पर विद्यालय ना जाकर पैदल चलना, आजकल लोग क्या हो गए, जब से गाड़ियाँ हो गई हैं, स्कूटी, बाइक जो भी हो गया, तो लोग पैदल चलने का सोचते ही नहीं। लोग सोचते हैं अरे इतना से इतना जाना, चलो स्कूटी से चले जाते। नहीं, अगर आप पैदल चलोगे तो ये आपके हेल्थ के लिए भी क्या है, अच्छा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। तो जितने भी मैंने आप लोगों को 50+ क्वेश्चंस आज आप लोगों को करवाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी का सारा चैप्टर जो है मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप एकदम फटाफट आंसर कर पाए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल को, और आपको मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।